नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग साइंस का एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो ना सिर्फ परीक्षा में महत्वपूर्ण है बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी एक आधार है। देखिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जो चारों ओर मौजूद है, हमारे शरीर में, खाने में, कपड़े में, दवाई में, फ्यूल्स में, प्लास्टिक में। ठीक है, यानी कि कार्बन के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी हमारे दैनिक जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके कार्बन के सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति, यानी कि कार्बन इतना विशेष क्यों है हम लोगों के लिए। तो जान लीजिए कि कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता दो प्रमुख कारकों के कारण होती है। ठीक है, कार्बन में जो सबसे बड़ी संख्या में जो यौगिक बनाने की जो क्षमता होता है वो दो प्रमुख कारणों के कारण होता है। वो दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? एक है चतुसंयोजकता यानी कि टेट्रावैलेंसी, दूसरा है श्रृंखलन यानी कि कैटिनेशन। तो देखिए, चतुसंयोजकता क्या होता है? कार्बन की संयोजकता जो है वो 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है। यानी कि देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा? 2 और 4 होता है। यानी कि देखिए, कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ क्या होगा? आबंध की क्षमता होता है। जिसमें देखिए, एक होता है कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन। ये क्या होता है? तो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे कि बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। और यह जो गुण है कार्बन को लंबी श्रृंखला, जिसमें से देखिए शाखित श्रृंखला, इसके बाद वलय श्रृंखला की, तो ये सब बनाने की अनुमति देता है। कौन? कार्बन। चलिए, अब हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि सहसंयोजी आबंध यानी कि कार्बन का कुछ रहस्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि साझा करना ही शक्ति है कार्बन का, तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि कार्बन जो होता है वो आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर मान लिया जाए कि कार्बन जो है वो आयनिक आबंध, ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना पाता है। तो देखिए, जान लीजिए इसका कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण है कि कार्बन जो है 4 यानी कि धनायन बनाना। जैसे कि अभी बताया कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसका देखिए, जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, यानी कि बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन को रखता है। यानी कि वही है यहाँ पे कि कार्बन जो 4 परमाणुओं का धनायन बनाता है, जिसमें से देखिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन को ये खोएगा तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा। अगर मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, किसी को अगर ये दान करेगा तो इसके लिए उसे क्या होगा? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जो कि ये संभव नहीं है। कार्बन के पास उतना ऊर्जा है नहीं, तो ये किसी को दान भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार है कि अगर कार्बन का अधिनयन बनाना हो तो मतलब अगर ये किसी से 4 क्या हो, किसी से अगर लेना हो तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो बाहरी कोष होता है उसको हमेशा अष्टक पूरा करना होता है। ठीक है, यानी कि 8 अपने कोष में रखना होता है। तो अगर देखिए कार्बन के केस में ये अपवाद में आता है कि कार्बन ना किसी को 4 दे सकता है और ना 4 किसी से ले सकता है, क्योंकि अगर किसी को देगा यानी कि इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो उसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी से वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो जैसे देखिए पहले से ही कार्बन के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अगर किसी से वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो अब इसके पास टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 परमाणु हो जाएगा, जो कि इसको 10 परमाणुओं को धारण करने की क्षमता ही नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है। यानी कि हम लोग यहाँ से जान लें कि कार्बन को ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है कोई और ना ये किसी से ले सकता है। ठीक है, ये इसका जो है वो अपवाद में इक्वालिटी दिया गया है कार्बन का, तो समझ गए होंगे। क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन जब खोएगा तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा, जो कि संभव नहीं है। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ऋणायन के रूप में लेता है तो 10 हो जाएगा, जो कि ये भी अपने पास संभाल के नहीं रख पाएगा, ज़्यादा ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाएगा, तो ये भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा संभव। ठीक है, तो इसीलिए अपवाद में जाता है कार्बन से। जान लीजिए कि समाधान क्या है इसका तब। तो इसका एक समाधान है कि सहसंयोजी आबंध बनाना। सहसंयोजी का मतलब होता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड बनाना। ठीक है, कोवैलेंट का मतलब होता है कि साझेदारी करना। ठीक है, कि साझेदारी करके किसी से बॉन्ड बना सकता है। जैसे देखिए, कार्बन जो है अपने अन्य परमाणुओं
या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। ठीक है, कार्बन के साथ यह जो समस्या आता है तो कार्बन इस समस्या को कैसे सुलझाता है, तो ससंयोजी आबंध बना करके, ठीक है, कि वो क्या करता है, साझेदारी करके परमाणुओं का। तो ये कार्बन जो है परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्म की साझेदारी करके इस समस्या को समाधान कर लेता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ससंयोजी आबंध क्या होता है, तो देखिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को ही हम लोग क्या कहेंगे, ससंयोजी आबंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जान लीजिए कि इन यौगिकों के भीतर तो प्रबल आबंध होते हैं, ठीक है, लेकिन इनका अंतर आणविक जो बल होता है वो बहुत ही दुर्बल होता है। अंतर आणविक का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये कमजोर होता है, लेकिन जो इसका आबंध बनता है ना वो मजबूत होता है। अब जान लीजिए कि जिससे कि इनके गलनांक एवं जो क्वैथनांक होता है वो कम हो जाता है। देखिए अगर जो ये यौगिक बनाएगा, ससंयोजी आबंध जो बनाएगा ना, इसका यौगिक प्रबल आबंध बनेगा, लेकिन इसका अंतर आणविक बल क्या होगा, दुर्बल होगा, कमजोर होगा। जैसे ही इसका अंतर आणविक बल कमजोर हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें गलनांक और क्वैथनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि ये सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। कौन, ये जो ससंयोजी आबंध बनाएगा ना, ये जो ससंयोजी आबंध होता है ये क्या होता है, ये विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे कि कार्बन जो है आयनिक बंध क्यों नहीं बनाते हैं, अगर वो ससंयोजी आबंध बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस स्लाइड में कार्बन के अपर रूप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि देखिए कार्बन जो है एक तत्व है लेकिन इसके अनेक रूप हैं। तो कौन कौन से रूप हैं कार्बन के, वो सब के बारे में हम लोग इस स्लाइड में जानेंगे। जैसे देखिए कार्बन का ही एक अन्य रूप है हीरा के रूप में, ग्रेफाइट के रूप में, उसका फ्लोरीन के रूप में। ठीक है, तो तीनों के बारे में चलिए जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हीरा के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए हीरा का स्ट्रक्चर, तो इसकी संरचना जान लीजिए कि प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित होकर के एक दृढ़ त्रिआमी संरचना बनाता है। यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, हीरा का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा है, तो प्रत्येक जो कार्बन है परमाणु वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से क्या करता है, आबंध बनाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक दृढ़ त्रिआमी संरचना बनाता है। बाकी का संरचना देखिए दृढ़ है और त्रिआमी संरचना है, त्रिकोण के जैसा है। उसके बाद इसका कुछ गुण जान लीजिए, हीरा का गुण क्या होता है। तो देखिए अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है हीरा, और विद्युत का कुचालक होता है हीरा। हीरा जो है सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। इसके बाद कार्बन का दूसरा अपर रूप के बारे में जान लीजिए, ग्रेफाइट के बारे में। तो देखिए इसकी जो संरचना है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक ही तल पर आबंधित होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 तल में बना हुआ है, जिससे कि षटकोणीय व्यू दिखता है। ऐसा सबका जो आकार है कैसा दिखता है, षटकोणी जैसा दिखता है। ठीक है, 6 आकार का वाला दिखता है। और परतें जो होता है, जो लेयर होता है, वो एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होता है। देखिए एक लेयर यहाँ है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह करके एक एक करके 3 लेयर बनाता है ये। ग्रेफाइट का कुछ गुण जान लीजिए। तो देखिए चिकना होता है तथा फिसलनशील होता है ग्रेफाइट, और विद्युत का सुचालक भी होता है। जैसे कि जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो नोक होता है ना, पेंसिल का जो नोक होता है उसका देखिएगा ग्रेफाइट का बना होता है, वो फिसलनदार होता है, चिकना होता है। उसके बाद वो विद्युत का क्या था, सुचालक भी होता है। तो वहां पे देख सकते हैं ग्रेफाइट कैसा होता है। ठीक है, पेंसिल वाला नोक से कार्बन का। उसके बाद अगला अपर रूप है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग C60 बोलते हैं, C60, जिसमें देखिए कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और इसकी खोज के कारण इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है। ठीक है, जो फ्लोरीन है इसका एक और नाम है क्या है, तो बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है इसको। तो आई होप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस स्लाइड में हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बनिक यौगिकों का आधार के बारे में समझते हैं। तो जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जान लीजिए। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग अल्केन का यूज करते हैं। ठीक है, अल्केन ये क्या होता है, तो देखिए कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, जो कार्बन परमाणुओं के बीच जो आबंध होता है वो सिंगल होता है। जैसे कि देखिए इस तरह का सिंगल सिंगल करके बनता है, और ये यौगिक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं।
जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो अल्केन वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। उसके बाद इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्केन ग्रुप का इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ये अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला है। जैसे देखिए, अगर कार्बन 1 रखेंगे, कार्बन 1 रखे तो यहाँ पे कार्बन 1 हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ पे 2 1 2 प्लस यहाँ पे 2 4, यानी कि हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग मीथेन बोलेंगे। उसके बाद अगर इथेन देखिए फॉर्मूला रखिए, यहाँ पे C हो जाएगा 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 2 2 4, यहाँ पे 2 6 कितना 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा। ये क्या हो, ये एथेन हो गया। तो ये लास्ट में N ग्रुप इसमें जुटेगा, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन, इस तरह करके। ठीक है, तो इसी को हम लोग अल्केन ग्रुप यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये सिंगल आबंध बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और ये यौगिक के अधिक अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। चलिए, उसके बाद दूसरा हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानते हैं, जिसमें देखिए अल्कीन और अल्काइन इसमें होता है। असंतृप्त में अल्कीन का फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। और अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है, और अल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। देखिए, कार्बन परमाणुओं के बीच ये द्वि आबंध यानी कि अल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और जो अल्काइन होता है वो ट्रिपल आबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होती है। देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले जो यौगिक होगा वो अल्कीन होगा, और इसके लिए देखिए इथीन, प्रोपीन, पेंटीन, ब्यूटीन इस तरह का इसमें लिखा जाएगा, इसमें EN आएगा, ENE आएगा, इन। उसी वक्त त्रिआबंध वाले यौगिकों में अल्काइन, इसमें उदाहरण देखिए C2H2 आएगा। बाकी फॉर्मूला बताए थे CnH2n-2, इसमें सेट करके आप इसका निकाल सकते हैं एक एक करके। बाकी स्ट्रक्चर देखिए दोनों का। ठीक है, अल्कीन का और अल्काइन का स्ट्रक्चर है। तो आई होप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड के होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। चलिए, अब हम लोग कार्बन श्रृंखलाएं, ठीक है, जिसमें देखिए सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला यानी कि वलय श्रृंखला, ये 3 श्रृंखलाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, इसमें एक लाइन स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद एक ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। तो तीनों स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बस संरचनात्मक समवायता, इसको हम लोग आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन्ड कहते हैं। ये क्या होता है, तो समान आणविक सूत्र, ठीक है, सबका समान आणविक सूत्र होगा, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो अलग अलग होगा, और ऐसे यौगिक संरचनात्मक समवाय कहलाते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन जो है वो सिंगल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ये सीधी श्रृंखला का है, ये लाइन स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक होता है शाखित स्ट्रक्चर, एक होता है शाखित स्ट्रक्चर यानी कि ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम लोग आइसोब्यूटेन कहते हैं। ये देखिए ब्रांच के जैसा बना हुआ है तो दोनों का देखिए यहाँ पे ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये है क्या, ये लाइन स्ट्रक्चर है और ये आइसो स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि ब्रांच स्ट्रक्चर है। देखिए ये जो है ये लाइन स्ट्रक्चर में बना गया है और इसको ब्रांच स्ट्रक्चर में बनाया गया है। उसके बाद एक होता है वलय संरचना की रिंग स्ट्रक्चर। कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पे देखिए 1 2, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये रिंग स्ट्रक्चर बना गया है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे एक होता है साइक्लोहेक्सेन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12, जो कि ये संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन बनाता है। बाकी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। एक होता है बेंजीन, इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, और ये असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं डबल बॉन्ड के साथ। हम लोग प्रक्रियात्मक समूह यौगिकों को विशिष्ट गुण देना, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जान लीजिए कि कार्बन श्रृंखला का कुछ व्यक्तित्व क्या क्या होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। विषम परमाणु किसे कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक हो गया या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को अपने से प्रतिस्थापित करने वाला जो तत्व होगा उसी को हम लोग विषम परमाणु कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए CH4 है
अगर CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन को हटाना हो और उसके बदले में कुछ अलग चीज ऐड करना हो, तो जैसे कि देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे CH3 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे OH लगा दिए, ठीक है, ये CH3OH, तो ये क्या, ये मिथेनॉल हो गया। तो ये जो बना वो कैसे बना, जब इसमें से एक हाइड्रोजन हटा तो एक हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ पे OH जुटा, ठीक है। तो यही होता है विषम परमाणु। वही लिखा है यहाँ पे कि हाइड्रोकार्बन जो होता है उस श्रृंखला में एक होगा या तो एक से भी ज्यादा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे, उसी को हम लोग विषम परमाणु कहेंगे। और ये जो विषम परमाणु और वे प्रक्रियात्मक समूह, जो ये OH है, ये प्रक्रियात्मक समूह है जिनमें यह उपस्थित होता है, वो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यानी कि देखिए जैसे इससे हाइड्रोजन हटा और उसके बदले में ये जो जुटा, अब ये क्या करेगा, एक अलग विशिष्ट गुण दर्शाएगा इसमें, ठीक है, ये अलग पहचान देगा अपने आप को। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ कुछ यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे दिया गया है। जैसे सबसे पहला हेलोजन ग्रुप, ठीक है, तो हेलोजन ग्रुप का जो फॉर्मूला होगा वो क्लोरो ब्रोमो, जैसे पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह का यूज होता है। और ये जो यौगिक का कैसा प्रकार होगा, ये हेलो एल्केन के प्रकार है, ठीक है, हेलो एल्केन का। और ये कहाँ पर लगता है, ये प्रीफिक्स में लगता है, ये पहले लगता है किसी का, पहले, जैसे कि क्लोरो, उसके ब्रोमो आइडो, ये पहले लगा करके बनाते हैं हम लोग। तो ये याद रखेगा, हेलोजन ग्रुप में क्लोरीन ब्रोमीन सब आएगा, इसको हेलो एल्केन में रखेंगे। और ये प्रीफिक्स लगता है, जिसमें प्रीफिक्स में क्या यूज होता है, क्लोरो ब्रोमो ये सब यूज होता है। उसी प्रकार एक होता है एल्कोहल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप, इसके लिए OH यूज करते हैं। और ये किस यौगिक का प्रकार में आता है, तो ये एल्कोहल ग्रुप के प्रकार में आएगा, ठीक है, एल्कोहल में। और इसको अनुलग्न यानी कि इसको सफिक्स में यूज करते हैं। सफिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ से जान लीजिए प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। तो प्रीफिक्स होता है कि किसी के पहले लग करके उसका अर्थ को बदल दे, और सफिक्स होता है किसी के अंत में लग करके उसका अर्थ बदल दे। यानी कि यहाँ पे जो OH लगेगा ना वो अंत में लगेगा और लास्ट में इसका ऑल का यूज करेगा, ऑल का, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल इस तरह का यूज होगा। एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग CHO यूज करते हैं, ठीक है, CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप में आएगा। इसके लिए जो सफिक्स होगा वो AL आएगा, ठीक है, अल, जैसे कि ब्यूटेनल, प्रोपेनल, पेंटेनल इस तरह यूज होगा। उसके बाद एक होता है कीटोन ग्रुप में। तो कीटोन ग्रुप में देखिए यहाँ पे CO इस तरह का यूज होता है, CO, ठीक है, इसको कीटोन ग्रुप में रखते हैं। और इसका अनुलग्न क्या होगा, ऑन होगा, जैसे कि प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन, हेक्सेनोन इस तरह का यूज होगा इसमें, ठीक है, पेंटेनोन, ब्यूटेनोन, ये कीटोन ग्रुप में आएगा। उसी प्रकार एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो COH यूज होता है, COH। और इसका यौगिक का प्रकार कैसा आएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसके लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड, जैसे कि मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड इस तरह का यूज होगा। तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। हेलोजन ग्रुप में Cl Br लगेगा, एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH, ये सब यूज होता है। तो आई होप साथ ही साथ याद कर लिए होंगे और इसके बारे में समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग समजातीय श्रेणी जो कि एक सुव्यवस्थित परिवार है उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। यौगिकों का ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में जो स्थित हाइड्रोजन है उसको एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापित करता है। तो इसका कुछ विशेषताएं जान लीजिए हम लोग। तो चलिए इसके बारे में कुछ विशेषताएं जानते हैं। जैसे देखिए सभी जो सदस्यों में एक ही प्रक्रियात्मक समूह होता है और एक समान सूत्र होता है जिसका सूत्र होता है CnH2n+2 के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे अल्केन ग्रुप में रखते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी देखे। उसके बाद के उत्तरोत्तर सदस्यों में CH2 इकाई का अंतर होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूले में सेट करेंगे तो पहला जैसे कि मान लेते CH4 है, उसके बाद यहाँ पे C2H यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे C3H यहाँ पे कितना 6 2 8, यहाँ पे H कितना 8 हो जाएगा। तो सब में जो अंतर होगा ना उस सबका अंतर कितना करके होगा, सबका अंतर जो CH2 का ही अंतर होगा। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए ये कार्बन कार्बन यहाँ पे एक कार्बन, ये 6 में से 4 घटेगा 2, यानी कि CH2 का अंतर आएगा। यहाँ पर भी देखिए 2 का अंतर आएगा। तो यही यहाँ पे बताना चाह रहा है कि इसमें जो सदस्यों का जो अंतर होगा वो CH2 का ही अंतर होगा और इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 14 यूनिट का होगा, ठीक है, 14 यूनिट का होगा। सबका द्रव्यमान कितना 14 यूनिट का अंतर होगा सब में। फिर जान लीजिए कि रासायनिक गुणधर्म में अत्यधिक असमानता होती है, लेकिन ये सबका जो रासायनिक गुणधर्म है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होगा, वो समान गुणधर्म दर्शाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि जो आणविक द्रव्यमान है बढ़ने के साथ भौतिक गुणधर्म जैसे कि गलनांक, क्वथनांक ये सब में क्रमबद्धता दिखाई देगा। जैसे कि देखिए अभी हम लोग क्या देखें कि इसका जो क्वालिटी जाएगा, जो गुण आएगा, इसका जो प्रॉपर्टीज आएगा उसमें रासायनिक गुण तो
अत्यधिक समानता होगा, लेकिन लगभग समान ही दिखेगा, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा, जो भौतिक गुणधर्म होगा, वो बदल जाएगा। जैसे कि देखिए, भौतिक गुणधर्म का कहने का मतलब होगा सबका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, इसका अलग स्ट्रक्चर बनेगा। उसी प्रकार C2H5, C2H6 इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो इसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। यानी कि सबका जो भौतिक गुण होगा वो अलग दर्शाएगा, लेकिन रासायनिक गुण सबका सेम हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कार्बन यौगिकों की प्रमुख अभिक्रियाएं हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें हम लोग इस स्लाइड में दहन और ऑक्सीकरण के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी कि कॉम्बूशन और ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात दहन यानी कि कॉम्बूशन के बारे में जान लीजिए। देखिए, ऑक्सीजन में दहन करके उष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देना। ठीक है, जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन में क्या करेंगे, दहन करके जब आग लगा करके उसमें उष्मा एवं प्रकाश के साथ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देंगे। जैसे देखिए, ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ उष्मा एवं प्रकाश देगा ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन के साथ ऑक्सीजन यूज करेंगे तो उसके बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद ये पे जल बनेगा और यहाँ पे उष्मा एवं प्रकाश देगा। ठीक, बाकी जान लीजिए यहाँ पे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो सामान्यतः क्या होता है, स्वच्छ ज्वाला देता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या करता है, स्वच्छ ज्वाला देता है। देखिए यहाँ पे स्वच्छ ज्वाला है। जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होता है वो अत्यधिक क्या होता है, काले धुएं वाली होता है, यानी कि वो पीली ज्वाला देता है। ये देखिए यहाँ पे, ये संतृप्त ज्वाला है, यही असंतृप्त ज्वाला है। यहाँ से याद रखिएगा कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो स्वच्छ ज्वाला देता है, जबकि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो क्या होता है, वो पीली ज्वाला देता है। एक होता है ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, तो देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मूला याद रखिएगा KMnO4 या फिर अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, जो कि NCERT में दिया गया है। एक है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, एक होता अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7। ये जैसे ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये है क्या, ये है एल्कोहल, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, ये एल्कोहल का फार्मूला है। यानी कि एल्कोहल को क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 प्लस उष्मा देंगे। जैसे ही इसमें ये पोटेशियम परमैंगनेट और हीट देंगे हम लोग, तो ये जो है वो अब किस में बदल जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। इसका चेंज होने का कारण क्या हुआ कि हम लोग क्या किए कि इथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट किए, और हीट करने के बाद ये क्या हुआ, ये एल्कोहल में परिवर्तित हो गया। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए, ये है इथेनॉल का स्ट्रक्चर, इसको ऑक्सीकारक दिए और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे दो ये ऑक्सीकारक का नाम याद रखिएगा, एक पोटेशियम परमैंगनेट, एक पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलिए अगला हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे क्या कि कार्बन यौगिकों की प्रमुख अभिक्रिया में इसका भाग 2, जिसमें हम लोग संकलन और प्रतिस्थापन के बारे में जानेंगे, यानी कि एडिशन और सब्स्टिट्यूशन के, यानी कि सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली बात एडिशन रिएक्शन यानी कि संकलन अभिक्रिया। तो देखिए, पैलेडियम या फिर निकेल, देखिए यहाँ पे जान लीजिए कि पैलेडियम या फिर निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ठीक है, देखिए दो याद रखिएगा, दो उत्प्रेरक का नाम याद रखिएगा, एक पैलेडियम और दूसरा निकेल। तो पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में, ठीक है, क्या करेंगे कि अगर कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, तो निकेल की उपस्थिति में, तो वो क्या बन जाएगा, वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनता है कि अगर हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो इसका तरीका क्या है। देखिए, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो उसको निकेल या फिर पैलेडियम की उपस्थिति में क्या करना होगा, उसमें हाइड्रोजन को ऐड करना होगा। उसके बाद क्या होगा, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ये हुआ संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। उसी प्रकार एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, तो देखिए, जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का किसी अन्य परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यह अभिक्रिया होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से क्या बोलता है कि एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु का किसी अन्य परमाणु के द्वारा क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।
ये कैसे होगा? ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही हो पाएगा। तो यह होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे CH4Cl, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे दिए, तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्लोरो मीथेन बन गया, ठीक है, यानी कि CH3Cl बन गया। और यहाँ पे देखिए वो एक जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कर लिया कि HCl बन गया। तो यही अभिक्रिया कहलाया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ से एग्जाम के पॉइंट व्यू से जान लीजिए कि औद्योगिक अनुप्रयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है वो हाइड्रोजनीकरण मेथड से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है। वो किसकी उपस्थिति में? तो वही निकेल और पैलेडियम के उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही हो सकता है ये। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये था, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ये दिया गया है। अगला जान लीजिए यहाँ पे इथेनॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो कि एक उपयोगी विलायक भी है और एक पेय पदार्थ भी है इथेनॉल। देखिए सबसे पहले बार इथेनॉल का कुछ गुणधर्म जान लीजिए। देखिए कक्ष के ताप पर यह द्रव अवस्था में होता है। इथेनॉल जो है वो कैसी स्टेट में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जान लीजिए कि इथेनॉल जो है एक अच्छा विलायक है, इसीलिए इसका जो उपयोग है टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप आदि औषधियों में करा जाता है। इथेनॉल का उपयोग टिंक्चर आयोडीन में, कफ सिरप, ये सब औषधियों में प्रयोग करा जाता है। और ये जल में किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। ये जो इथेनॉल होता है इसको जल में किसी भी अनुपात में हम लोग मिला सकते हैं इथेनॉल को। और भी कुछ प्रमुख अभिक्रिया यहाँ पे देख लीजिए। देखिए एक होता है सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? किसको करेंगे? इथेनॉल को। यानी कि देखिए अगर इथेनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? जान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे उत्सर्जित होता है और सोडियम एथॉक्साइड बना लेता है, ठीक है। जब सोडियम को इथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? उत्सर्जित कर देगा और सोडियम एथॉक्साइड बना लेगा। देखिए यहाँ पे सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला ये है CH3CH2O, यहाँ पे एन ये जुड़ गया और हाइड्रोजन बाहर हो गया, ये होगा सोडियम एथॉक्साइड। फिर देखिए निर्जलीकरण। निर्जलीकरण को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ये क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है कि जल को सोखना, ठीक है, जल को हटाना, ये निर्जलीकरण कहलाता है। यानी कि देखिए जब हम लोग इथेनॉल को, ठीक है, इथेनॉल को गर्म सांद्रण की H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर मिलाकर के गर्म करेंगे तो क्या करेगा? यानी कि देखिए इथेनॉल को जब गर्म सांद्रण की H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये CH2CH2 यानी कि, ठीक है, यानी कि देखिए जब 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो एथीन बनता है। और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना वो निर्जलीक कारक का काम कर रहा है। निर्जलीक कारक का मतलब होता है कि उससे के अंदर जो पानी है वो पानी को हटाना, ठीक है, पानी को सोख लेना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन गया? ये एथीन बन गया। यहाँ पे देखिए जल बाहर आ गया, इसी को निर्जलीकरण कहते हैं। अब हम लोग एथेनोइक एसिड के बारे में जान लेते हैं, जो कि एक सिरका भी है और एक एस्टर, ये दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात इसका कुछ गुणधर्म जान लीजिए। तो देखिए इसका सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड होता है। इसका 3 से 4% जो विलियन है उसको हम लोग सिरिका यानी कि विनेगर कहते हैं, ठीक है। जिसका उपयोग कहाँ होता है? जिसका उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में करा जाता है। सिरका का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो अचार में परिरक्षक के रूप में करते हैं हम लोग। उसके बाद जान लेके शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है वो 290 केल्विन होता है और ठंडी जलवायु में यह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। फिर से जान लीजिए कि एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम एसिटिक अम्ल है। इसका 3 से 4% विलियन को सिरिका यानी कि विनेगर कहते हैं, जिसका उपयोग अचार में परिरक्षक के रूप में करते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का जो गलनांक होता है 290 केल्विन होता है और ठंडी जलवायु में यह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। उसके बाद प्रमुख अभिक्रिया जान लीजिए एथेनोइक एसिड का। तो कहता है एस्टरीकरण यानी कि एस्टरीफिकेशन। तो अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि एस्टर कैसे बनाया जाता है? तो देखिए एस्टर कैसे बनाया जाता है? तो अम्ल उत्प्रेरक की, ठीक है, यहाँ पे अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो एथेनोइक अम्ल होता है, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। तो एथेनोइक अम्ल परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके, एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? वो एस्टर बना लेता है। इसका फॉर्मूला देखिए CH3COOH2CH3 ये होता है और यहाँ पे जल बाहर हो जाता है। बाकी यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद जो एस्टर की गंध होता है वो मृदु यानी कि मीठा होता है। उसके बाद साबुनीकरण, ये जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग सोपोनिफिकेशन कहते हैं। तो एस्टर जो होता है, जो अभी एस्टर हम लोग प्राप्त किए, ठीक है, इसको क्षारक यानी कि जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक से अभिक्रिया करके पुनः हम लोग वापस एल्कोहल एवं
कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम लवण बना सकते हैं। क्या बोला गया कि सामुद्रीकरण में जो एस्टर बना हुआ रहेगा ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्षारक यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे। उसको अभिक्रिया कराने के बाद क्या करेंगे, उसको पुनः एल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है, यानी कि साबुन बना लेता है। जैसे देखिए ये हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक, और ये क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या बन जा रहा है, यहाँ पे सोडियम का लवण बना है, ठीक है। यहाँ पे जल यहाँ पे बाहर हो रहा है, तो इसी को कहते हैं साबुनीकरण के सल्फोनिफिकेशन। चलिए अब हम लोग साबुन और अपमार्जक सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में जान लेते हैं, जिसमें देखिए मिसेल का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मिसेल कैसे होता है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बस साबुन की संरचना जान लीजिए। देखिए साबुन जो है लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होती है। साबुन कैसा होता है, तो साबुन एक लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होती है। इसके अणु के दो सिरा होता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड यानी कि जल रागी सिरा। एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल यानी कि जल विरागी पूंछ। देखिए जो जल रागी सिरा होता है, जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वो आयनिक भाग होता है जो जल में विलय होता है, ठीक है। जो जल में घुला हुआ भाग होता है, यानी कि जो जल में घुला हुआ भाग रहेगा उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है। और जो मेल होगा, जो गंदगी हुआ उसमें जो घुला हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं जल विरागी पूंछ, यानी कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बोलते हैं उसको, यानी कि जल विरागी पूंछ यानी कि हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो तेल मेल ये सब में विलय होता है। यानी कि देखिए मान लेते हैं ये गंदगी, ठीक है, ये गंदगी है, उसमें से देखिए ये जो है ना, ये वाला ये पूंछ, ये वाला पूंछ है, और ये वाला इसका सिरा है। तो सिरा जो होगा, ये सिरा किसमें घुला रहेगा, पानी में घुला रहेगा। और जो इसका जो पूंछ होगा, वो पूंछ कहाँ पर घुला हुआ रहेगा, तो मेल गंदगी में तेल में घुला हुआ रहेगा। और ये जो इसका सिरा है, ठीक है, वो सिरा पानी में घुला हुआ रहेगा। देखो वही यहाँ पे सोडियम, ये देखिए साबुन का सोडियम ये हुआ, ये देखिए यहाँ पे साबुन का सबसे, यहाँ पे देखिए तेल ये भाग हो गया यहाँ पे। अब जान लीजिए मिसेल क्या होता है। तो जब साबुन पानी में होता है तो अणु एक विशेष व्यवस्था बना लेता है, और हाइड्रोकार्बन पूंछ जो होता है वो पानी के बाहर रहता है, जिससे कि एक गुच्छा बना लेता है, जिसे यहाँ पे बनाया गया है। और इस संरचना में जल विरागी जो पूंछ होगा गुच्छे के आंतरिक हिस्सों में होगा, जबकि जो आयनिक सिरा होगा वो सतह पर होगा। और इसी संरचना को मिसेल कहते हैं। जैसे देखिए ये पूरा यहाँ पे मेल था, और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया यहाँ पे, ठीक है, जल रागी और जल विरागी का यही स्ट्रक्चर इसका मिसेल कहलाता है। ये मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है और पानी में आसानी से हटाया जा सकता है इसको, ठीक है। इस स्लाइड में हम लोग साबुन और अपमार्जक यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में कुछ अंतर देख लेते हैं। जैसे देखिए साबुन, इसका समस्या को जान लेते हैं। तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम यानी कि Ca एवं मैग्नीशियम यानी कि Mg लवण से अभिक्रिया करता है, ठीक है। यानी कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण से अभिक्रिया करता है। लेकिन जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ घुलनशील पदार्थ नहीं बनाती है। साबुन जो होता है एक अघुलनशील पदार्थ यानी कि स्कम बनाता है, जो कि सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। जबकि जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं और अच्छी तरह से झाग बना लेते हैं। देखिए स्कम क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता होगा, देखते होंगे जब कपड़ा वगैरह जब धोया जाता है, ठीक है, साबुन या फिर डिटर्जेंट की उपस्थिति में, तो ऊपर में देखिए फैन जो होता है, फैन जो बनता है, झाग जो बनता है, उस झाग के ऊपर में देखिए कुछ तेल तो झाग के ऊपर में देखिए कुछ गंदगी आ जाता है, ठीक है, झाग के साथ। वो झाग के साथ जो गंदगी दिखता है वही उसका स्कम कहलाता है। उसके बाद साबुन देखिए एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण बनाता है, जबकि जो अपमार्जक होता है ये सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा अमोनियम लवण बनाती है, ठीक है। देखिए ये है स्कम, यहाँ पे भरपूर झाग यानी कि डिटर्जेंट में अच्छा खासा झाग बना लेता है। तो आई होप साबुन एवं अपमार्जक में मुख्य अंतर समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे कुछ अवधारणाएं के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या हम लोग इस चैप्टर में पढ़े। तो सबसे पहली बात हम लोग कार्बन और उसके कुछ यौगिक के बारे में जान ली। तो कार्बन की अद्वितीय यानी कि चतुसंयोजकता होता है, श्रृंखलन का गुण रखता है। उसके बाद आबंधन और संरचना देखें, इसमें सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिसमें एकल आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध बनता है। इसका प्ररूप जान ले, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन इसका प्ररूप है। इसका समावयता आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद देखिए यौगिक की विविधता, हाइड्रोकार्बन जो कि संतृप्त और असंतृप्त होता है, प्रक्रियात्मक समूह बनाता है, समजातीय सरणी बनता है। उसी प्रकार की प्रमुख अभिक्रियाएं देखें हम लोग, दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन,
उसके बाद हम लोग जानते दैनिक जीवन में रसायन जैसे कि एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, साबुन, अपमार्जक, मिसेल, ये सब के बारे में हम लोग सीखे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड सभी कुछ के बारे में आप जान गए होंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।